हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी दोस्तों का मेरे यूट्यूब चैनल मुकेश सर ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत सुस्वागतम एंड वेलकम है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग भारत का संविधान के बारे में जानेंगे, जो कि यह मेरा वीडियो भाग 1 है। तो जो अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारत का संविधान भाग 1। दोस्तों, भारत हमारे देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और इस संविधान को कुछ भागों में बांटा गया है। जैसे अनुच्छेद जो है 450 के लमसम में है, भाग 22 है, अनुसूचियाँ 12 हैं। तो सबसे पहले हम लोग हमारे भारतीय संविधान के भाग और अनुच्छेद के बारे में जानेंगे, जो कि 22 भागों में विभक्त किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं भाग 1 में जिक्र है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जो कि अनुच्छेद 1 से 4 तक में जिक्र किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 1 में क्या है। तो अनुच्छेद 1 में है दोस्तों संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या निर्माण, चूँकि 1947 भारत देश आज़ाद हुआ, उसमें बहुत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, तो उस समय अनुच्छेद 2 के तहत अन्य राज्यों को जोड़ा गया था। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों के सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 4 में अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 2 के अधीन बनाई गई उन सारी विधियों का जिक्र किया गया है। अब हम लोग देखते हैं भाग 2। भाग 2 में नागरिकता यानी सिटीजनशिप का जिक्र है, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 तक में जिक्र किया गया है। तो हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 5 में क्या है। तो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, यानी जैसे ही संविधान हमारा लागू हो जाता है हमें नागरिकता मिल जाती है। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता देने का अधिकार दिया गया है 1947 के बाद। और अनुच्छेद 7 में भारत से पाकिस्तान में प्रव्रजन एवं पुनः पाकिस्तान में भारत में प्रव्रजन होने पर नागरिकता का अधिकार देता है। यानी अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान चला गया है और फिर वो हिंदुस्तान आता है नागरिकता वहाँ का त्याग करके, तो वह फिर से भारत का नागरिक अनुच्छेद 7 में जिक्र है। अनुच्छेद 8 में भारत से बाहर रहने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार देता है, यानी वैसे व्यक्ति जिसका वंश परंपरा भारत से रिलेटिव है उनको भी यह नागरिकता देती है। अनुच्छेद 9 में जो जिक्र है, अगर आप विदेशी नागरिकता ग्रहण करते हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः खत्म हो जाएगी। अनुच्छेद 9 में अगर कोई अमेरिका या ब्रिटेन की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो यहाँ की नागरिकता उसकी चली जाएगी। यह अनुच्छेद 9 में है। अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकारों को बना रहना है, यानी नागरिक होने के नाते जो भी हमारे अधिकार हैं वे अधिकार हम पर बने रहेंगे। यह अनुच्छेद 10 में जिक्र है। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता का विधि द्वारा विनिमयन किया जाना, यानी संसद के द्वारा जो हमारी नागरिकता की विधि है उसका विनिमयन किया जाना अनुच्छेद 11 है। अब हम लोग देखते हैं भाग 3, यानी भाग 3 में मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स जो है अनुच्छेद 12 से 35 में जिक्र है। तो हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12 में जो है वो राज्य की परिभाषा के बारे में जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों से असंगत या उसका अल्पीकरण करने वाली विधियों का जिक्र अनुच्छेद 13 में किया गया है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि समता का अधिकार यानी राइट्स टू इक्वलिटी अनुच्छेद 14 से 18 के जिक्र करेंगे। अनुच्छेद 14 में लिखा गया है कि विधि के समक्ष समता का अधिकार, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 15 में हम लोग देखते हैं कि जिक्र है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है।
अनुच्छेद 16 हमें यह बताता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी सभी को लोक नियोजन में अवसर की समानता प्रदान करती है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत जो है अनुच्छेद 17 से किया गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत का जिक्र किया गया है। अब हम लोग देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, राइट्स टू फ्रीडम, अनुच्छेद 19 से 22 तक में जिक्र किया गया है हमारे मूल अधिकार में। अनुच्छेद 19 में वाक स्वातंत्र्य आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण यानी बोलने का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से हमें मिलता है। अनुच्छेद 20 में जो है अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का जिक्र अनुच्छेद 20 में किया गया है। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 21 का प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, जिसको राइट टू एजुकेशन के नाम से हम लोग जानते हैं, यह अनुच्छेद 21A या अनुच्छेद 21 क में जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण के बारे में जिक्र किया गया है। अब हम लोग देखते हैं मूल अधिकारों में शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 से 24 में जिक्र किया गया है। इसके अंतर्गत में हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 23 में जिक्र है कि मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का निषेध किया गया है। जबरदस्ती आप किसी के साथ श्रम नहीं करवा सकते हैं, उसका अनुच्छेद 23 में जिक्र है। अनुच्छेद 24 में जो है कारखानों आदि में बाल श्रम का निषेध, यानी जिन बाल श्रम आप नहीं करवा सकते हैं कारखानों में। अब देखते हैं हम लोग धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी अनुच्छेद 25 से 28 तक में जिक्र किया गया है, जिसमें हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 25 में जिक्र है कि अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता हमें अनुच्छेद 25 से मिलती है। अनुच्छेद 26 जो है वो बताता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, आप कोई भी कार्य कर सकते हैं धर्म से संबंधित, अनुच्छेद 26 कहता है। अनुच्छेद 27 में किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता का अधिकार हमें देता है। आप किसी भी धर्म को चंदा दे सकते हैं, यह अनुच्छेद 27 है। अनुच्छेद 28 में शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता प्रदान करता है। अब हम लोग देखते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, अनुच्छेद 29 एवं 30 में हम लोग देखते हैं क्या है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण के बारे में जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार दिया गया है। कुछ विधियों का व्यावृत्ति, सेविंग ऑफ द कैटिन लॉज, अनुच्छेद 31 क से 31 घ तक के बारे में हम लोग देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 31 क में जिक्र है कि संपदा आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 31 ख में कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 31 ग में कुछ निदेशक तत्वों को
प्रभावित करने वाली विधियों की व्यावृत्ति का जिक्र किया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 32 से 35 तक में क्या जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 32 में जिक्र है कि प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए उपचार, यानी जो हमें अधिकार मिले हैं उसे परिवर्तित करने का उपचार अनुच्छेद 32 में जिक्र है। अनुच्छेद 33 में प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति प्रदान की गई है अनुच्छेद 33 में। अनुच्छेद 34 में जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब उस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन का जिक्र अनुच्छेद 34 में किया गया है। अनुच्छेद 35 में जिक्र है कि उपबंधों को प्रभावित करने के लिए विधान बनाने का जिक्र अनुच्छेद 35 में किया गया है। अब हम लोग देखते हैं भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसमें हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में क्या जिक्र है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 में, जो कि यह नीति निर्देशक तत्व है, तो इसमें अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा की जिक्र की गई है। अनुच्छेद 37 में अंतर्वृष्टि तत्वों को लागू होने का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 38 में राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, इसके लिए राज्य को अनुच्छेद 38 के तहत जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 39 क में समान न्याय और निःशुल्क विविध सहायता का जिक्र अनुच्छेद 39 क में किया गया है। अनुच्छेद 40 में जिक्र है कि ग्राम पंचायतों का संगठन किया जाना है, यह अनुच्छेद 40 में जिक्र है। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 42 में काम की न्यायसंगत और मनोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध के बारे में अनुच्छेद 42 में जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 43 क में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना का जिक्र अनुच्छेद 43 क में किया गया है। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का जिक्र अनुच्छेद 44 में किया गया है। अनुच्छेद 44 क में बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध के बारे में जिक्र किया गया है। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 47 में पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य के बारे में जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन करने का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 48 में अनुच्छेद 48 क में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन
और वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा का जिक्र अनुच्छेद 48 क में किया गया है। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण का जिक्र अनुच्छेद 49 में किया गया है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है, यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग कार्य करेंगी, उसका अनुच्छेद 50 में जिक्र है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का जिक्र किया गया है। भाग 4 क में मूल कर्तव्यों के बारे में जिक्र है, जिसका अनुच्छेद 51 क के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। भारत का संविधान।